कोई भी परेशानी, समस्या, दिक्कत, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा जो भी हो, है ना, यहाँ चैट पर आकर अपनी शेयर कर सकते हैं। अगर समाधान लायक रही तो समाधान किया जाएगा, अगर समाधान लायक नहीं रही तो क्या किया जाएगा, उसको जो है स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं पेपर 3 पार्ट भी क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका अपन क्या करते हैं भैया, सिलेबस देख लेते हैं। आप लोगों को सबने सिलेबस दिखाए हैं तो सोचा मैं भी सिलेबस ही दिखा देता हूँ, है ना। कपिल सर ने, ललित सर ने, सबने सिलेबस दिखाया, मुझे लगा कि मुझे भी दिखाने की आवश्यकता है। तो सिलेबस आप लोग एक बार अपने पास, जिसके पास भी, देखो 2-3 चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ जो आपको करनी चाहिए। पहली चीज़ क्या करेंगे आप, पहली चीज़ ये करेंगे कि आप जो है एक रजिस्टर खरीद लेंगे स्पाइरल वाला। क्या कर लेंगे, आज आप जो है क्या करेंगे, एक रजिस्टर खरीदेंगे, मेरे लिए खरीदेंगे, मेरे लिए मतलब मेरे पास तो बहुत सारे रजिस्टर हैं, आप अपने लिए खरीदेंगे, मेरे सब्जेक्ट के लिए खरीदेंगे। मेरे लिए खरीदेंगे तो पार्सल कर देना, मैं मना नहीं करूँगा, लेने के लिए खरीद लूँगा, मतलब रख लूँगा गिफ्ट समझ के। तो अब जो रजिस्टर है वो आप खरीदेंगे। ये रजिस्टर कैसा होगा, तो स्पाइरल वाला रजिस्टर होगा। कैसा रजिस्टर होगा, स्पाइरल वाला रजिस्टर होगा। अच्छा, स्पाइरल में भी किस तरीके का स्पाइरल खरीदना, ऐसा स्पाइरल खरीदना जिसमें बाद में अपन पेजेस को निकाल कर क्या कर सकते हैं, रीअसेंबल कर सकें। क्या कर सकें, रीअसेंबल कर सकें। तो ऐसा रजिस्टर हमको खरीदना है जिसमें स्पाइरल हो, पेजेस को निकाल के दोबारा से रीअसेंबल कर सकें। ठीक है। दूसरा, जो स्पाइरल का रजिस्टर है वो 200 से 300 पेज तक का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस 200 से 300 पेज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक यूनिट को लगभग 40 से 50 पेज में नोट्स बनाएंगे और 200 से 300 पेज में हमारी पांचों यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो हम बनाकर तैयार करेंगे। अब ये नोट्स आपको टाइप किए हुए चाहिए तो टाइप किए हुए भी मिलेंगे, मेरी राइटिंग में लिखे हुए चाहिए तो वो भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आपको लिखना चाहिए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको अपने हाथ से लिखना चाहिए उन नोट्स को। क्यों, क्योंकि देखो, अगर मैं लिखे हुए देता हूँ, मेरे हाथ की राइटिंग के लिखे हुए मेरे वाले, तो उनसे क्या होगा, आपको केवल फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी कि भैया सुजीत सर ने कैसी फॉर्मेटिंग की है, किस तरीके का कंटेंट उन्होंने डाला है, किस तरीके की चीज़ें की हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं टाइप किए हुए देता हूं तो सीधे आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे और सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप लिखोगे नहीं। इससे क्या होगा, आपके हाथ पे फॉर्मेटिंग जमेगी नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास में लिखवा रहा हूँ, मान लो लिखवा के पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, और अगर लिखवा नहीं रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स की पीडीएफ निकाल के पढ़ा रहा हूँ, उसमें से पढ़ा रहा हूँ। तो इन दोनों ऑप्शंस में आपका फर्ज क्या बनता है, जब मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो आप मूवी जैसे ना देखें, आप खुद भी उसके साथ साथ लिखते चलें। चलो मान लो मेरे पास टाइम कम है या फिर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है तो मैंने अपने नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बाद में क्या करना है, आपको अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन करना है अपने हाथ से, खुद के पर्सनल जिंदा हाथों से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब इसका महत्व आपको कब समझ में आएगा, जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं यार हमने चित्रकारी सीख ली, नहीं यार हमको फॉर्मेटिंग आने लग गई, ऐसे तरीके से लिखना चाहिए वो आने लग गया। ये सिर्फ इसलिए कि आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाओगे, खुद के पर्सनल जिंदा हाथों से। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को करनी है। इसके लिए एक रजिस्टर जो है अपन को खरीदना है और वो रजिस्टर के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा, खुद के अपने पैसे जेब में से लगाना, मेरे से पैसे बिल्कुल मत मांगना। ठीक है, इसके ज़रिए आप आंसर राइटिंग करना सीख जाओगे और काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, और बाकी आपके पास फिर जैसा रजिस्टर हो, जैसे आप लिखना चाहो सहूलियत से वैसे लिख सकते हो। मैं स्पाइरल वाला इसलिए खरीदने की बोल रहा हूँ क्योंकि स्पाइरल वाले में क्या होता है, कभी कोई टॉपिक कभी पढ़ा दिया, कोई टॉपिक कभी पढ़ा दिया, ऐसे खुचड़ पुचड़ टॉपिक पढ़ा दिए मान लो, तो अपन ने खुचड़ पुचड़ नोट्स बना लिए। अब उनको एक साथ असेंबल करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जमाने का लास्ट में काम रहता है ना। बिना लाइनिंग वाला लोगे तो ज़्यादा सही है मिथिलेश।
अगर लाइनिंग वाले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना लाइनिंग वाले में क्या लेता है, अपन चित्रकारी ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। लाइनिंग वाला रहता है तो उसमें थोड़ा सा सीमित रहता है। बिना लाइनिंग वाले में हम कंटेंट ज़्यादा डाल पाते हैं, एक पेज में ज़्यादा शब्द लिख पाते हैं, ज़्यादा लाइन्स लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन्स की सीमा ही नहीं है। हम जितनी लाइन ऐड करना चाहें छोटे छोटे शब्दों में उतनी लाइन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइनिंग वाला रहता है ना तो उसमें लाइन्स फिक्स रहती हैं, 24 लाइन। अब 24 लाइन में आपके शब्द सीमित हो जाएंगे, 24 पंजे मान लो 120 या 150 शब्द के सब समथिंग सीमित हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हिम्मत सिंह पूछ रहे हैं कि मेंस लाइनिंग में लिखना है तो ब्लैंक में लिखना सही रहेगा क्या? इस बात से निश्चिंत रहो हिम्मत सिंह कि आपको किस में लिखना सही रहेगा, किस में लिखना गलत रहेगा। आप एक बार लिखना शुरू कर दो, आपको लाइनिंग में, बिना लाइनिंग में किसी भी तरीके से लिखने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, A4 साइज के पूरा बंडल ले लो और 5 रजिस्टर बनवा लो, जैसा कि मैंने खुद करवाए हैं मैस करके। ठीक है। चलिए अब आ जाओ अपन सिलेबस देख लेते हैं। ये तो हो गई आपके नोट्स की बात कि आपको नोट्स ऐसे बनाना चाहिए। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो इसका परफेक्ट फ़ायदा तभी मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अब आ जाते हैं अपन सिलेबस पे। सिलेबस पे देखेंगे तो वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट जो आपको दिखाई देता है भैया आपके सिलेबस में, वो दिखाई देता है आपका पेपर 3 पार्ट बी साइंस। इसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल, मतलब आप देखोगे सिलेबस तो कुछ अलग जा रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट देखें तो फर्स्ट यूनिट जनरली आपको बायोलॉजी की देखने को मिलेगी, बायोलॉजी और थोड़ा सा इसमें जूलॉजी भी शामिल है। तो इसमें बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर सूक्ष्म जीव जैविक संरचना और सूक्ष्म जीव की संरचना एवं प्रकार और जैविक कृषि यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और टाइप्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मतलब जो जैविक कृषि है वो देखने को मिलेगी, है ना, फार्मिंग। देन उसके बाद आप देखोगे तो कोशिका यानी कि सेल आपको देखने को मिलेगा। जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो टेक्सोनॉमी है वो देखने को मिलेगी आपको। वहीं आपको पौधों और पशुओं में पोषण, मनुष्यों में भी पोषण, है ना, यानी कि न्यूट्रिशन। उसके अलावा न्यूट्रिशन से रिलेटेड बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन्य रोग, हार्मोन, मानव शरीर के अंग संरचना और कार्यप्रणाली, ये सब देखने को मिलेंगे। देन बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा पार्ट है, लेकिन ये केवल अनुप्रयोग को बताता है, यानी कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन एक न्यू टॉपिक जुड़ा है एथेनोबायोलॉजी, ये भी आपके सिलेबस में न्यू है। फिर आपके जो वैज्ञानिक जो पुराने जो खगोल शास्त्री हैं उनके योगदान को जोड़ा है, जिसमें आपको मेनली 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 लोगों को आपको जो है योगदान को पढ़ना है। और इन 5 लोगों में से एक भी अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको एज इट इज़ जैसा यहाँ पे याद करवाऊंगा वैसा का वैसा वहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन प्राचीन और आधुनिक भारतीय वेधशालाएं आ सकती हैं, उनकी केवल प्रारंभिक जानकारी पूछी गई है ना, लेबोरेटरीज की। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार जो कि अपन कहाँ पढ़ के आए हैं, प्रीलिम्स में पढ़ कर आए हैं, वो पूछा है। इसके अलावा हम ये कोशिका भी प्रीलिम्स में पढ़ कर आए हैं, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रिशन भी पढ़ के आए हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं ना बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं ना, मानव शरीर के अंग संरचना और कार्यप्रणाली। लेकिन अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे, जो नहीं जुड़े थे प्रीलिम्स में वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब बात ये है कि ये जो सामान्य विज्ञान है ना, इसमें थोड़ा डीप जाने की वो लोग कोशिश करते हैं कि भैया इतना डीप पूछ लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपकी जो गले की ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की संरचना और उसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन और उनकी कमी से या अधिकता से होने वाले रोग को लिखिए। भाई 11 नंबर में थायराइड ग्रंथियाँ पूछ रहे हैं, है ना। पीएच स्केल 11 नंबर में पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवाल जो आपसे 11 नंबर में पूछ रहे थे वो आप 10 नंबर में पूछेंगे। और 10 नंबर में भी वही सीधी सी बात है कि आपसे अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के डीप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इसकी एक खास बात यह है कि इसमें इस यूनिट में आपको सिलेबस से बाहर देखने को
नहीं मिलेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ से डीप पूछा जाएगा तो अपन डीप पढ़ेंगे, है ना। डीप पूछा जाएगा, डीप पढ़ेंगे, समझ विकसित करेंगे। अच्छा, साइंस वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, डीप पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है तो आप फिर भी लिख आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें तुक्केबाजी नहीं चलती है। अब जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि भैया थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो अगर याद है तो लिखोगे, नहीं है तो मन से थोड़ी लिख दोगे कि भैया थायराइड ग्रंथि से कोई और हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन निकाल दो, ये याद आ रहा है तो यही लिख देते हैं, चलो। सामने वाला तो जानता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है भैया, अपन इनको नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको रटना है। तो ये पहली यूनिट रटने वाली है ज़्यादातर, और इसको हम समझते हुए रटेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहें, हर एक चीज़ हमें इमेजिनेशन से याद रहे, ये करेंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर वाली जो यूनिट है, कंप्यूटर वाली यूनिट बहुत सरल यूनिट है। इसमें आपको कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग, कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान जैसे C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रीटर और असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो है सिलेबस में दे रखी हैं। अब ये जो आपको कंप्यूटर दे रखा है, ये कंप्यूटर से आपको जो है डीप और उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आए हैं। या तो उसने क्या किया है भैया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा, कि भैया आप बता दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। आप बता दो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं, या फिर आप ये बता दो कि ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं और इंटरप्रीटर और असेंबलर का काम क्या क्या होता है, ये बता दो। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आपसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, है ना। तो आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें भी कंप्यूटर में आपको क्या देखने को मिला है कि आप जो है इसके आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको याद है या पता है। और नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर उसके बाद तो आपके हाथ का ही नहीं है वो, है ना। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ लिया तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग लिख लोगे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वर्तमान में क्या काम चल रहा है और क्लाउड कंप्यूटिंग कितना प्रोग्रेस कर लिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो पूछे नहीं पूछे, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड अगर वो क्वांटम कंप्यूटिंग पूछ लें तो, अगर वो क्वांटम कंप्यूटिंग पूछ ले, भाई सिलेबस में तो दे नहीं रखी, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग पूछ ली तो क्या करेंगे। तो भैया हमको ऐसे आयाम भी कवर करने हैं जो सिलेबस में नहीं दे रखे, लेकिन वो मान लेते हैं कि हमने सिलेबस में दिया था और बच्चों ने पढ़ा होगा, जबकि वो देते नहीं है ना। ऐसी स्थिति में फिर आप बोलते हो कि आयोग वालों ने जो है मंदसौर से मंगवा ली, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं कर पाए, वो पता नहीं किसकी गलती है। लेकिन हमको पढ़ना है, हमको गलती नहीं करना है। तो ये चीज़ है कि हम इससे 360 डिग्री घूमेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझेंगे और फैक्ट जो है उनको याद करते चलेंगे और इनको लिखने का तरीका वहीं के वहीं सीखते चलेंगे। भैया ये शब्द, ये आंसर अपन को ऐसे लिखना है, ऐसे अपन को कंप्लीट करना है, इसमें ये गलतियाँ नहीं करना है, ये ऐसा लिख के आना है, सेम एज इट इज़ लिख के आएंगे। फिर आ जाती है आपकी गणित। गणित में आपको जो है संख्याएं, प्रकार और ये नंबर सिस्टम जो है वो, फिर उसके बाद समीकरण और गुणनखंड, यानी कि जो आपकी क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और जो वो होती है ना अलग अलग प्रकार के जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे x+y=1, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं, है ना, उनको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे।
लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, इनको सीखेंगे। देन उसके बाद ज्यामिति, आकृति के क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी अपन जो है अच्छे से समझेंगे और इसके क्वेश्चंस भी अपन प्रैक्टिस करेंगे और इनके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अच्छा, इसमें आप गलती क्या करते हो, देखो आप लोग सब सीख जाओगे। गलती क्या करते हो आप जो है क्या बोलते हैं, जैसे मान लो उसने किलोमीटर्स में दे रखा है, जैसे 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर, इसको इसमें चेंज करना था, लेकिन आप बिना चेंज करे अगर आप उसका आंसर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपका आंसर गलत आ जाता है और वहाँ पे घबराहट में ऐसा हो जाता है। तो ये बस नहीं करना है, ये चीज़ें अपन ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद थर्ड यूनिट जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जिसमें मेनली आपको आयुष चिकित्सा पद्धति, उसके अलावा आयुर्वेद के बारे में पूरी की पूरी जानकारी याद रखनी है। अब इसी के अंतर्गत उन्होंने संक्रामक रोग को भी जोड़ दिया है कि भैया संक्रामक रोग भी आपसे पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखे हैं, पूछ लेंगे वो, है ना। हमारा मन है पूछ लेंगे, आपको क्या मतलब। जैसे पिछली साल डेंगू के लक्षण बताइए, भाई पूरे सिलेबस में ढूंढ के देख लो डेंगू या फिर संक्रामक रोग कहाँ है, नहीं है। अब जब पूरे सिलेबस में, कंप्यूटर वाले सिलेबस में तो होंगे नहीं, बायोलॉजी वाले सिलेबस में हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। थर्ड यूनिट में हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फोर्थ यूनिट में हमको इतने सारे रोगों के बारे में वो कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, भाई डेंगू है कहाँ, कैसे पूछ लिया डेंगू। तो ऐसी चीजें भी वो पूछ लेते हैं जो कि पूर्व ज्ञान के आधार पे आपको लिखनी होती। तो संक्रामक रोग जैसी चीज़ें भी अपन से पूछ लेते हैं, तो उनकी समझ भी थोड़ी बहुत विकसित करेंगे। जैसे अपन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जब पढ़ेंगे, तो जब मैं मान लो कुष्ठ रोग के संबंध में जब कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम पढ़ेंगे, तो हम कुष्ठ रोग के लक्षण क्या होते हैं, कुष्ठ रोग क्या होता है, ये भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कल को पूछ लिया कुष्ठ रोग के लक्षण, तो हम लिख तो पाएंगे, वहाँ ब्लैंक तो नहीं रहेंगे। तो ये है। तो आयुष चिकित्सा पद्धति को हमको डीप में पढ़ना है। डीप में पढ़ना है इन द सेंस हमको इसमें से जो है संस्कृत शब्दावली हो या हिंदी शब्दावली हो या जिस तरीके की शब्दावली हो उसको याद करना है। ये थोड़ी सी टफ पड़ती है याद करने में, लेकिन ये पूरे सिलेबस में आपके पेपर 3 के पार्ट बी के पूरे सिलेबस में सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट है, मतलब 30-40 पेज में आपके इसके नोट्स बन जाएंगे और आपको 30-40 पेज में इतनी अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा और वही पेपर में आ जाएगा। आपको उससे अलग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही सिलेबस में है और वही आपको आ जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, तो इसकी आप टेंशन नहीं लेंगे। देन उसके बाद फोर्थ यूनिट है जो कि थर्ड यूनिट से रिलेटेड ही है, ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड यूनिट है ना, ये थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड यानी कि इसमें सबसे पहले जो ऊपर के 2 पॉइंट दे रखे हैं उनमें मेनली प्रोग्राम्स की बात की गई है। अब उन्होंने क्या किया कि आपके सिलेबस में कई सारे प्रोग्राम डायरेक्ट मेंशन कर दिए कि भैया हम ये प्रोग्राम पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अदर प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं क्या हमारे स्टेट में या फिर सेंटर में? बिल्कुल चल रहे हैं। तो क्या वो भी पूछ सकते हैं कि ऐसी गारंटी तो मैं नहीं लेता, ऐसा आयोग बोलेगा। अब गारंटी जब वो नहीं लेते तो सीधी सी बात है वो अदर्स भी पूछ सकते हैं। तो हमको अदर्स को भी 5-5 नंबर में या 2-2 नंबर में तैयार कर लेना है, ताकि कहीं अगर क्वेश्चन पूछ लें तो हम उनको बता दें, एटलीस्ट इतना तो पता हो कि हम उसमें तुक्का मारे आए। ये वाली जो यूनिट है ना, फोर्थ वाली यूनिट, इसमें हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें लिखना है। इस तरीके से हम कोई भी स्कीम को लिख लेंगे, इस तरीके से हम कोई भी डाटा इसमें ऐड कर देंगे। तो ऊपर के 2 पॉइंट हैं जो उससे रिलेटेड हैं। देन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये आपको जो है फार्मासिस्ट बना देगा थोड़ा सा। फार्मासिस्ट मतलब पैथोलॉजिस्ट बना देगा, एक तरीके से पैथोलॉजिस्ट बना देगा। पैथोलॉजिस्ट मतलब आप अपना जब भी बीमार होते हो ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो। ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो आप जो है अपने ब्लड में जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त करते हो। किस तरीके से प्राप्त होती हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या रिजल्ट मिलते हैं, किस किस तरीके से होती हैं, इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा पैथोलॉजिस्ट बना देगा। फिर इसके बाद आपको स्वास्थ्य देखभाल भी करनी है, क्योंकि आप बन जाओगे डिप्टी कलेक्टर यानी कि SDM।
जब आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां अपने हाथों में लोगे तो आपको जो है हर एक विभाग में थोड़ा थोड़ा जाके देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि भैया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर स्वास्थ्य देखभाल संरचना सही है कि नहीं है। हालांकि ये सब देख नहीं पाते। देखो, राजस्व विभाग का ही काम इतना रहता है कि बाकी सब क्षेत्रों में ज़्यादा हस्तक्षेप हो नहीं पाता, लेकिन काम सौंप दिए जाते हैं तो करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी अपन को पढ़नी है कि भैया इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, व्हाट इज़ द वर्किंग सिस्टम ऑफ दीज सेक्टर्स। एंड इसके अलावा हमको चिकित्सा के बहुत सारे स्तर जो ग्रामीण क्षेत्र पे हैं काम कैसे कर रहे हैं वो सब देखने होते हैं, और इनके जो काम होते हैं ना, कार्य होते हैं, वो कॉमन निकल कर आ जाते हैं। तो इनमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो यूनिट है ना, ये आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करेगी। जितना अच्छा आप सोचोगे, जितना मन से आप लिख सकते हो लिखोगे। वो नहीं कहते फेंको, जितनी जितनी ताकत से हो सकता है फेंको, है ना। तो उतनी ताकत से आप इसमें फेंक सकते हो, फेंकने के इसमें स्कोप बन जाते हैं। देन लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट, पर्यावरण वाली यूनिट। ये जो पर्यावरण वाली यूनिट है ये थोड़ी सी चेंज की है उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी शामिल किया है, और मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान भी इसमें जोड़ा है। बहुत अच्छी यूनिट है, सरल यूनिट है, और ये यूनिट ऐसी है कि इसमें आपको याद करना कम है, समझना ज़्यादा है। समझ लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और उन्हीं को अपन को लिखना है, क्योंकि इसमें कोई आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो यूनिट है, इस यूनिट में अगर आपने क्वालिटी दे दी, मतलब कि दूसरों से बेहतर कर दिया, तो आपका जो है बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। अब देखो, आपने पूरा सिलेबस देखा, पूरे सिलेबस में आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिली। मेरे वाले में क्या देखने को मिली? दो तरीके की। पहली, या तो रट कर देंगे हम, रट कर देंगे यानी कि जो कि सिलेबस में है एज इट इज़ पूछा जाएगा, जो कि रट कर हमको लिखना है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं कर सकते, जैसे बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ में, मतलब मैथ वाला तो सॉल्व करना रहेगा। या फिर समझ लेंगे और सोच कर लिखेंगे, सोच कर वहीं दिमाग चला के। अब जो रट कर लिखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो तो अपन को रटना ही है, वो अपन रटेंगे ही रटेंगे, है ना। उसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है ना। लेकिन अगर जो सोच कर लिखना है उसमें हम दूसरों से बेहतर करेंगे, दूसरों से बेहतर। अब बोलोगे, बोले बेहतर छोड़ो सर, हमारे को मेंस निकालना है, दूसरों से बेहतर हो कैसे पाएगा, सभी तो पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ सभी रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ। बोल रहे हैं कि हाँ, 100 नहीं गए। हाँ, इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशंस वगैरह वगैरह, हाँ बोलो हाँ। अब जब आप सब लोग पढ़ रहे हो और आपसे भी ज़्यादा लोग सब पढ़ रहे हैं, तो एक बात मुझे बताओ, आपकी कॉपी अलग कैसे हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपकी और उनकी कॉपी में अंतर कैसे हो जाएगा। तो एक रीज़न है जहाँ पे अपन लीड लेंगे, वो है पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, सब हेडिंग्स को अच्छे से बनाना, डाटा को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हम जो है डालेंगे, और हमारा जो आंसर है वो दूसरों की अपेक्षा सही हो जाएगा। अब बात आती, बोले सर ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे तो स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे। तो आगे देखते चलो, आपकी स्पीड छोड़ो, आपकी रेल बना देंगे मेट्रो, मतलब रेल नहीं बना रहा यार, अब तो मेट्रो बना देंगे, बुलेट बनाएंगे, ठीक है। तो इतनी स्पीड से आप लिखना सीख जाओगे कि आपको जो है राइटिंग की और कंटेंट की इतनी सी भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तो रही सिलेबस की बात। सब लोगों को क्लियर है कि यहाँ तक? अगर क्लियर है तो एक दबाएं, नहीं क्लियर है तो दो दबाएं, और दोबारा सुनने के लिए शून्य दबाएं, और शून्य दबाने वाले वो है रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबको ही समझ में आ गया यार। आप लोग सवेरे से समझदारी का वो लेके आते हो क्या? अरे यार कमल, 5:30 बजे आप उठ रहे हो, 7:30 बजे क्लास का बोल रहे हो। अच्छा हाँ, इससे याद आया, एक
क्या पता कौन थे, हाँ पूजा जी। सुबह 5 बजे क्लास रखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई 5 बजे सुबह क्लास रखूंगा, ये 3 लोग भी नहीं आएंगे यहाँ पे। मेरे को हंसी आ गई थी बहुत तेज। ठीक है, ये सुबह क्लास रखने का एक ही कारण है कि आप सुबह जल्दी उठना सीख जाओगे। ठीक है, और इतना जल्दी भी उठना नहीं सीखना है कि मेरे को ही नहीं सोने दो, सवेरे 4 बजे से क्लास रख लो। भाई मैं भी तो सोऊंगा। चलो, तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब हम कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस सिलेबस के आगे से नहीं, हम इस सिलेबस के पीछे से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जो है यूनिट 1 जो है आप पहले से ही पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है उसमें। बाकी यूनिट आप जो है यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ के आए हो, इसलिए अपन जो है नई यूनिट से थोड़ा नया नया स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 यानी कि एनवायरनमेंट। अब मैं स्पाइरल बनाने के क्यों बोल रहा था, भाई मैं पहली यूनिट एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट पढ़ा ही नहीं रहा। अब एनवायरनमेंट है 5th यूनिट, आपने शुरुआत से ही लिखना है, पेज छोड़ के लिखोगे कहाँ पे लिखोगे पता ही नहीं, बीच से लिखोगे तो ऐसी स्थिति में एनवायरनमेंट अगर मैं बना रहा हूँ तो फर्स्ट पेज से ही आप लिखना चालू कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आप फर्स्ट से पेज से लिख लोगे, बाद में आप जब पूरे नोट्स बन जाएंगे तो उनको असेंबल कर लोगे। हो गए नहीं? तो इस तरीके से आपके नोट्स जो हैं वो क्रमबद्ध रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो ये इसलिए मैंने स्पाइरल नोट्स बनाने को कहा है। अब सिलेबस देखो, सिलेबस में एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की क्या अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। उसके अलावा जनपदोद्भंस दे रखा है, जो कि इंग्लिश में भी जनपदोद्भंस के नाम से दे रखा है, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एपिडेमिक, क्योंकि कोरोना आ गया था उसके बाद से एपिडेमिक्स अपने सिलेबस में जोड़ दिया है। इसके अलावा इसमें वायु, जल, देश, काल की विकृतियां यानी कि डिस्टॉर्शंस ऑफ एयर, वाटर, टाइम एंड प्लेस, लैंड, है ना, ये 4 चीज़ें जोड़ी हैं। उसके अलावा फिर मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव यानी कि जो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, ये जोड़ा है। और पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य यानी कि एथिकल वैल्यूज़ सारी की सारी। देन बायोडाइवर्सिटी, फिर पर्यावरण प्रदूषण जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, निबंध भी लिखते आ रहे हो। जलवायु परिवर्तन, है ना, और लुप्त प्राय और विलुप्त प्रजातियां, ये दे रखा है सेकंड पॉइंट में, जो कि बड़ा सा पॉइंट है। देन उसके बाद ये छोटे पॉइंट हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव क्या हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं ये। और पर्यावरण फिर शिक्षा दे रखी है भैया कि इस शिक्षा कैसे होती है, इसको कैसे प्रोग्राम्स इसके लिए चल रहे हैं जन जागरूकता के लिए, है ना, और उसका स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ और सिक्योरिटी पर, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी दे रखी है जो कि पर्यावरण के अनुरूप रहे, है ना। फिर संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि अपन को पढ़ने हैं पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हैं। फिर जो भी नीतियाँ और नियामक ढांचा चल रहा है पर्यावरण के लिए, वो एक बड़ी सी यूनिट है। जनजातियों की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका है, तो बेगा, भारिया, सहरिया, गोंड, जिन सबकी जो भी भूमिका है उसको देखेंगे। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको देखेंगे। ये 2019 में सिलेबस में हुआ करता था, फिर उसके बाद इसको हटा दिया था, फिर अब दोबारा से इनको याद आया कि नहीं यार ये तो इम्पोर्टेंट था, तो रखते हैं। उसी के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के साथ, स्वच्छ भारत अभियान लिखना था इनको, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान इन्होंने लिख दिया। तो इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत अभियान दोनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण अलग चीज़ है, स्वच्छ भारत अभियान अलग चीज़ है। अब इन्होंने या तो यहाँ पे कोमा नहीं लगाया है,
या फिर कॉमा लगाने की अलावा कॉमा ना लगाकर, या फिर इन्होंने क्या किया है, स्वच्छ भारत अभियान की जगह पे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान लिख दिया। तो कि अब सिलेबस में दोनों दिख रहे हैं अपन को, तो ऐसी स्थिति में अपन रिस्क तो ले नहीं ले सकते, है ना, कि अपन स्वच्छता सर्वेक्षण कर लें और स्वच्छ भारत अभियान पूछ लें, या फिर स्वच्छ भारत अभियान कर लें, स्वच्छता सर्वेक्षण पूछ लें। तो हम जो है दोनों कर लेंगे, है ना, उसके उद्देश्य भी कर लेंगे, उनके अगर कोई चरण है, 4 चरण हो चुके हैं तो वो भी कर लेंगे, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो कर लेंगे एक एक चरण की, और भविष्य में क्या करना है अपन को वो भी कर लेंगे। फिर जल सुरक्षा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसलिए जल संरक्षण के क्षेत्र में जो भी प्रयास चल रहे हैं उन सबको अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी सिलेबस हो गया। ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी चलती है, और इस यूनिट को याद करना सरल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इसमें जो है ज़्यादा इधर माथापच्ची नहीं है, आपके मन से जो लिखा है। हाँ, हिमानी गौतम, मैंने ये कब बोला कि अपन यूनिट 1 नहीं पढ़ाएंगे? यूनिट 1 भी पूरी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पूरी यूनिट पढ़ेंगे अपन, पांचों की पांचों यूनिट पढ़ेंगे, पूरी की पूरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। चलो, हाँ आयुषी बिल्कुल दे रखा है। चलो, अब अपन जो है स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स बनाने के साथ साथ श्री गणेश करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो, मैं लाइनिंग में लिख रहा हूँ, लेकिन लाइनिंग का यूज़ नहीं है, बिना लाइनिंग के भी लिख सकता हूँ। लाइनिंग से थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट नहीं बिगड़ता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। बाकी आप बिना लाइनिंग पे यूज़ करना, मेरे जो नोट्स हैं वो बिना लाइनिंग पे ही बने हुए हैं। चलो, सबसे पहला जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है भारतीय भारतीय परंपरा। देखो, आपको अगर स्पीड पकड़नी है तो अपन उसमें लिखेंगे, उसमें पढ़ेंगे नोट्स में, नहीं तो इसमें भी लिखेंगे। संस्कृति में क्या हो जाएगा भैया? पर्यावरण की अवधारणा, की अवधारणा। ठीक है, चलो, ये पहला टॉपिक है अपना जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो नोट्स बनाने का तरीका यहीं सीखते जाओगे आप, जिससे आपके नोट्स जो हैं सुंदर भी दिखें, सुशील भी दिखें, गुणवान भी दिखें, ताकि जो है शादी करने में उनकी आसानी हो। तो इस तरीके से आप ऊपर हेडिंग डाल लो, और फिर उसके बाद एक लाइन जो है आप ऐसी खींच लो। चलो, सबसे पहले तो एक बात समझो कि भारतीय ज्ञान परंपरा, सॉरी, भारतीय जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है या इंडियन कल्चर है, उसमें एनवायरनमेंट को पुराने समय से ही बहुत महत्व दिया गया है। तो सीधी सी बात है, हमको इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमको पहले से ही है। ठीक है, तो अब ये अवधारणा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। भाई, हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? हम पर्यावरण के बारे में प्राचीन काल से अभी तक संस्कृति को मिलाकर क्या सोचते हैं, ये हमको जो है पता होना चाहिए, और यही पूछा गया है। और ये सीधा सीधा एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है कितने नंबर में? या तो 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको 5 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो 10 मार्कर में आएगा तो पूछ लेंगे भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय परंपरा में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, या भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा क्या है। अब अलग अलग तरीके से इसकी अवधारणा है। सबसे पहले तो इस अवधारणा को हम समझ लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे इसका? देखो, आपको जो है यहाँ पे एक बॉक्स बनाना लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? हाँ, आपको जो है एक ऐसा बॉक्स बना लेना चाहिए यहाँ पे। बेकार बन गया बॉक्स, 1 मिनट को। नहीं, अरे यार, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, कोई भी मजाक नहीं हो रहा है, और ये सही बोल रहा है मैंने। ठीक है, चलो,
अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इसको लिख लेते हैं ताकि अपन को अंदाज़ा रहे कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसका परिचय पढ़ने वाले हैं भैया कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। परिचय पढ़ने के बाद हम इस तरह दूसरा पढ़ने वाले हैं कि भैया कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, है ना, अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं, ठीक है। अवधारणाओं में हम पहली ए करके प्राचीन पढ़ने वाले हैं और दूसरी बी करके आधुनिक पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे भैया, इन अवधारणाओं की जो है एक टेबल बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि 10 मार्कर में एज इट इज़ हम लिखाएंगे। चलो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं परिचय। आपके नोट्स बनते जाएंगे और इन्हीं को याद करना है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है, इन्हीं को आपको समझना है। चलो आ जाओ, देखो आपको एक बात पता है कि आपके यहाँ पे जो भारतीय परंपरा में, संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा है वो बहुत गहरी और व्यापक है कि नहीं है। और ये आपके समाज में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फैली हुई है। हालांकि आजकल क्या हुआ है कि आजकल आप लोग मानते नहीं हैं, आजकल अपने मन की चल रही है कि यह पर्यावरण है नष्ट कर दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, वो इसको नष्ट नहीं करना चाहते। तो अगर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखें तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या है भैया, भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या है भैया, पर्यावरण की अवधारणा कैसी है भैया, बहुत गहरी है कि नहीं है, बहुत गहरी है और व्यापक भी है कि नहीं है, व्यापक है। अब प्राचीन काल से ही हम क्या देखने को देख रहे हैं, प्राचीन काल से ही क्या देखने को मिल रहा है, भारतीय समाज में प्रकृति को क्या माना गया है भैया, पूजनीय माना गया है। ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन, जो कि आप अपने मन से भी लिख सकते हो और आपको जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो, है ना। अब उसके बाद एक लाइन है जो कि आपके वेदों में लिखी हुई है ना, ऋग्वेद में लिखी हुई है, उसका आप समझो, ये लाइन यूज करनी है अपन को। अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु, स्योनमस्तु। चलो ये लाइन को अपन 3 बार बोलेंगे, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। चलो 3 बार आप बोलो, बोलना है, जो नहीं बोल रहा है वो बाहर हो जाएगा टीम से, है ना। ये एक तरीके का गेम है जिसमें एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलोगे, तभी रटी होंगी चीज़ें। तो क्या है भैया, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु, है ना, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। याद रखना है अपन को, क्योंकि ये ऐसे अगर अपन श्लोक यूज कर लेंगे ना तो उन लोगों को लगे नहीं यार, वाह यार एक नंबर चीज़ है। इंग्लिश वाले भी ऐसा हिंदी में एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में जो है क्या करना है, आप मीनिंग लिख देना इसका। जैसे फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वेजिटेशंस यानी कि वनस्पति, पशु यानी कि एनिमल्स, और पृथ्वी यानी कि अर्थ को क्या करते हैं, शुद्ध करके, फिल्टर करके उनका कल्याण करते हैं। ठीक है, तो अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु का मतलब क्या है, जो जंगल होते हैं, जो जंगल होते हैं वो क्या करते हैं, वो वनस्पति, पशु और पृथ्वी, इन तीनों को शुद्ध करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो जंगल कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बताया गया है आपके वेदों में, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक लाइन है जो अपन को यूज करनी है 5 मार्कर में, ये यूज करनी ही करनी है, इसमें कोई भी संशय नहीं रखनी है, आपको ये यूज करनी ही करनी है, ठीक है। ये यूज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अपन को ये यूज करनी है।
अब आ जाते हैं अपन अपनी अवधारणाओं पर, जो कि अपनी अवधारणा है। अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद अपन जा जाते हैं, बीच में हेडिंग डालते हैं अवधारणाएं, है ना। तो भारतीय संदर्भ में जो अवधारणाएं हो उनको हम देखने वाले हैं। तो भारतीय संदर्भ में अवधारणाएं, ठीक है, ऐसी हेडिंग डाल लो अपने उसमें, ठीक है। हाँ, अब ये जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। तो द ट्रेडिशन ऑफ एनवायरमेंट इन इंडियन, मतलब इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राचीन अवधारणा, एंसेंट। प्राचीन मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे या आधुनिक काल नहीं आया था, अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को देखते थे, किस तरीके से उसको समझते थे, किस तरीके से उससे जुड़े हुए थे, ये अवधारणा प्राचीन अवधारणा कहलाती है। फिर उसके बाद आधुनिक अवधारणा, जब हमारे यहाँ पे मुगल आए या मिडाइवल पीरियड आया, फिर आधुनिक काल आया, तो हमने किस तरीके से पर्यावरण को देखना शुरू किया और वर्तमान में हम किस तरीके से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं भारतीय संदर्भ की अवधारणाओं। और यही हमसे पूछा जाएगा और इसी तरीके से हमको जो है लिखना है। तो प्राचीन अवधारणाओं में सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि भैया प्राचीन काल में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने प्रकृति के पूजनीय रूप में देख लिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ वेदों से, क्योंकि वैदिक काल था। तो वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण किस प्रकार दे रखी थी, इसको देखेंगे। वेदों और उपनिषद में पर्यावरण, ठीक है। सेकंड, उसके बाद क्या देखेंगे, हमने धर्म बनाया, तो धर्म हमारा किस तरीके का था, धर्म के साथ पर्यावरण किस तरीके से था, ये हमारा ट्रेडिशन है, धर्म और कल्चर है ना। हमारे पर्व और त्योहार, पर्व और त्योहार हमारे कल्चर है कि नहीं है, हमारे ट्रेडिशन है कि नहीं है, उनके साथ पर्यावरण किस तरीके से हमारा सामंजस्य बैठाती है, उसके साथ हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ जैसे कि वेद के अलावा पुराण हो गए, भारतीय ग्रंथों में किस तरीके से पर्यावरण की महिमा का व्याख्यान किया गया है, वो बताना है, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे और भी अदर्स पॉइंट जो आएंगे वो अपन लिख लेंगे, अन्य, ठीक है। तो वेदों उपनिषदों में एनवायरनमेंट कैसा है, रिलीजन और एनवायरनमेंट, है ना। फिर उसके बाद हमारे जो पर्व और त्योहार हैं, यानी कि फेस्टिवल्स एंड एनवायरनमेंट, और भारतीय ग्रंथ यानी कि इंडियन जितने भी अपने ग्रंथ हैं, ग्रंथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, उनके हिसाब से पर्यावरण की क्या अवधारणा है उसको देखेंगे। फिर आधुनिक क्या काल में क्या हुआ है, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, यानी कि परिवर्तन देखेंगे हम, क्या परिवर्तन देखने को मिला अपन को। फिर उसके बाद हमने विभिन्न आंदोलन देखेंगे, विभिन्न क्या देखेंगे, आंदोलन देखेंगे। विभिन्न आंदोलन देखने के साथ साथ क्या करेंगे अपन, विभिन्न प्रयास देखेंगे जो हम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रयास देखेंगे। फिर इसके बाद नीतियां और प्रावधान देखेंगे अपन, नीतियां व प्रावधान, यानी कि जो भी पॉलिसीज और प्रोविजंस हम बना रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए वो देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो बीच में अपने पेज को। अब कैसा करो, अपने पेज को एक बार बीच में से जो है, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्केल लो और बीच में से ऐसे करके जो है डिवाइड कर दिया। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक लाइन ऐसी और खींच लो, ऐसी खींच ली, चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली हेडिंग डाल लो, हमको प्राचीन अवधारणा पढ़नी है, ठीक है। प्राचीन अवधारणा देखनी है। तो सबसे पहला इसमें प्राचीन अवधारणा में क्या दे रखा है भैया, वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण, वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण,
दे रखा है नहीं क्यों? अब एक बात मुझे आप खुद बताओ, यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो जो ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में हाँ अमित, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूं, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ ऋग्वेद में जो लाइन दे रखी है वो कौन सी लाइन है, जल्दी से बताओ। विवेक सिंह, इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप खोल के रख लिया कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु, किस किस को याद हो गई? जिस जिसको याद हो गई जल्दी से लिख के बताओ, जिसको याद नहीं हुई 3-4 बार और बोलो। याद होनी चाहिए, रटी रहनी चाहिए, मुंह पे आनी चाहिए। जैसे ही पर्यावरण की अवधारणा बोलूं ना आपके मुंह पे, आप बोलो अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। क्या बोलो? अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। बोले इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, जंगल जो है वो वनस्पति, पशु और पृथ्वी को शुद्ध करके उसका कल्याण करते हैं, ठीक है। रटी होने चाहिए अपन को ये लाइन, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। चलो, फिर उसके बाद हमने देखा प्राचीन अवधारणाएं और आधुनिक अवधारणा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्राचीन अवधारणाओं में हम सबसे पहले प्राचीन काल से शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो हाँ। अब प्राचीन काल में सबसे पहले कौन आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। डाल दो सिंधु घाटी सभ्यता देखने हैं तो। हाँ, इंग्लिश वाले भी संस्कृत में ही लिखेंगे उसको, इंग्लिश वाले उसको ऐसे कैसे अलग थोड़ी लिख सकते हैं, संस्कृत तो संस्कृत में लिख सकते हैं, उसमें कोई मारेगा थोड़ी आपको। भाई वो ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा था, हमारी क्या गलती उसमें? वो नहीं पीटेंगे आपको, हैं। हाँ, अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वेदों और उपनिषद, वेद उपनिषद और पर्यावरण, ये डालोगे पहली हेडिंग। अच्छा, वेदों और उपनिषद से आपको क्या पता चला? वेदों से निकला धर्म, निकला कि नहीं निकला? तो धर्म और पर्यावरण, धर्म में मनाए जाते हैं पर्व और त्योहार, मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते हैं? तो तीसरी चीज क्या हो गई? धर्म और धर्म से पर्यावरण और त्योहार और पर्यावरण हो गया। अब त्योहार और पर्यावरण के अलावा भारतीय ग्रंथ, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट जो है प्राचीन अवधारणा में पढ़े। पहला, वैदिक, वेद और उपनिषद, है ना, वेद एंड उपनिषद और एनवायरमेंट। फिर उसके बाद वेद से क्या निकला? धर्म और पर्यावरण निकला। तो धर्म यानी कि रिलीजन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अब रिलीजन एंड एनवायरमेंट से कौन निकल कर आया है? फेस्टिवल्स निकल कर आया है, तो फेस्टिवल एंड एनवायरमेंट। देन उसके बाद भारतीय ग्रंथ और एनवायरमेंट। स्क्रीन दिख रही है रंजना? अभी मैंने केवल ये दिखा रखा है, अभी लिख नहीं रहा था इसलिए। चलो, तो सबसे पहले हम वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण की जो अवधारणा दे रखी है उसको अपन लिखते हैं, ठीक है। तो वेदों और उपनिषदों में सबसे पहले तो जो है अपन को ऋग्वेद की एक लाइन याद हो गई, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। चलो, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु 3 बार बोलो जल्दी जल्दी। जो नहीं बोल रहा है मैं अभी बता देता हूं, वो पीछे हारा हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का गेम है। इस गेम में जो जितना ज़्यादा कई बातें मानेगा वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा, जो जितना ज़्यादा नहीं मानेगा वो अपने हिसाब से देखेगा। वो ओवर स्मार्टनेस की श्रेणी में आ जाते हैं ना यार, कि भैया हम तो नहीं बोलेंगे तब भी हमको याद रह रहा है। भाई ये याद रह रहा है, आपको लग रहा है ये चीज़, लेकिन यकीन मानो नहीं रहता। बाद में पेपर लिखने जाते हैं, पिताजी का नाम याद नहीं रहता, करें क्या? रोल नंबर गलत भर देते हैं कॉपी में। ये इसलिए नहीं होता कि आप लोगों को आता नहीं है, इसलिए होता है कि आप लोग वो बन जाते हो कि नहीं हमको तो बिना बोले ही याद रह जाता है, बस हम तो सब कर देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे। तो ये अपने अंदर बिल्कुल नहीं, जीरो से अपने आप को समझो, और जीरो से ही मैं अपने आप को समझता हूँ, और अपने आप को जीरो से समझते हुए ही पढ़ो। बोल रहा हूँ बोलो मतलब बोलो, और बोलोगे तो 2-3 दिन बाद आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण में सबसे पहले क्या देखें? तो वेदों और उपनिषद में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी हो यानी कि अर्थ हो, जल हो यानी कि पानी हो यानी कि वाटर हो, वायु हो यानी कि एयर हो, अग्नि हो यानी कि फायर हो, और आकाश हो यानी कि स्काई हो।
ये जो हैं इनको क्या माना गया है भैया, पंच तत्व के रूप में सम्मान दिया है, को पंच तत्व के रूप में सम्मान। भैया पर्यावरण के भाग हैं, है कि नहीं है? पर्यावरण के अभौतिक घटक हैं। अगर आप पढ़ोगे पर्यावरण के घटक तो पर्यावरण के चार भौतिक घटक होते हैं, अभौतिक घटक होते हैं, है ना। तो पर्यावरण के भौतिक घटक हैं, है ना। तो पर्यावरण के भौतिक घटक में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये सब शामिल है ना। इसके अलावा क्या दे रखा है भैया, इसके अलावा एक अवधारणा चलती है पर्यावरण में। देखो पर्यावरण में जीव जंतु भी रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं। तो हमने एक अवधारणा और देखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये चल रहा है। मतलब सब सुखी रहें और सब निरोगी रहें, ये चल रहा है ना। तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था एनवायरनमेंट के प्रति। यानी कि जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, नेशनल पार्क बना दें, सेंचुरीज बना दें, भैया ये पहले से ही चल रहा था कि सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए, सभी को संरक्षण मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी। इसके अलावा ऋग्वेद में हमने एक तो देख ही लिया कि ऋग्वेद में क्या दे रखा है भैया, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मत्तु। इसके अलावा एक और लाइन आपको देखने को मिलती है, वनस्पति वन आस्था पयध्यतद। क्या देखने को मिलती है, वनस्पति। थोड़ी सी टफ है, याद करना है तो कर लेना, नहीं तो इसका अर्थ जो है अपन कर लेंगे। आस्था पयध्य तद, ठीक है। तो वनस्पति वन आस्था पयध्य तद, ठीक है। तो वनस्पति वन आस्था पयध्य तद, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मनुष्य प्रचुर मात्रा में पौधे और वृक्ष लगाओ, ठीक है। यानी कि आप प्रचुर मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में पौधे और वृक्ष लगाओ, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, प्राणवायु देते हैं। तो मनुष्य प्रचुर मात्रा में वृक्ष बोल दो, पौधे बोल दो, पौधे लगाओ भाई। ये अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, हम कैसा मानते थे। वृक्ष हमें क्या देते हैं भैया, प्राणवायु देते हैं, ठीक है भैया, ये हो गया। इसके अलावा और क्या दे रखा है वेदों और उपनिषदों में, अगर आप देखोगे यजुर्वेद में, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। यजुर्वेद में आपने बार बार सुना होगा, प्रकृति रक्षति रक्षितः, है ना। ऐसे ही यजुर्वेद में दे रखा है, वृक्षाद रक्षति रक्षितः, वृक्षाद रक्षति रक्षितः। इसका मतलब क्या है, जो वृक्षों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं वृक्ष करते हैं, है ना। तो जो वृक्षों की रक्षा करेगा उसकी रक्षा स्वयं वृक्ष करेंगे। ये तो हो गया वेदों और उपनिषद में आपको जो है ज्ञान। इसके अलावा बहुत सारा दे रखा है, लेकिन अपन को 4 पॉइंट से ज़्यादा किसी भी सब हेडिंग के अंदर लिखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं लिख पाओगे आप, इतना ना समय है ना आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने 4 पॉइंट लिख लिए, मतलब बहुत लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड जो आप आ जाते हो, उससे पहले मैं बता दूं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि भैया भारतीय परंपरा और संस्कृति में जो पर्यावरण की अवधारणा है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है भारतीय ट्रेडिशन में, वो बहुत ही गहरा यानी कि डीप और उसके साथ साथ व्यापक यानी कि डाइवर्सिफाइड है। प्राचीन काल से ही हम प्रकृति को पूज्य मान रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं उसकी, है ना। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऋग्वेद का एक वो पढ़ा था श्लोक, इसमें अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु पढ़ा था। फिर प्राचीन और आधुनिक अवधारणाएं पढ़ी थी। प्राचीन अवधारणा में अपन ने क्या देखा कि वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण, फिर धर्म और पर्यावरण, पर्व और त्योहार के साथ पर्यावरण, और भारतीय ज्ञान ग्रंथों में पर्यावरण, एनवायरमेंट, इस तरीके से देखी। अब जो एंसेंट कॉन्सेप्ट है, एंसेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने जो वैदिक ग्रंथ हैं और उपनिषद में पर्यावरण देखी, जिसमें हमको 2 चीज़ें पहली याद आई। पहला, पंच तत्वों की सम्मान करते हैं हम,
है ना। पंच तत्वों के सम्मान के साथ साथ आपने दूसरा पॉइंट क्या देखा, दूसरा पॉइंट देखा कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे प्राचीन काल से ही चल रहा है। इसके अलावा हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद को पकड़ा, फिर बोले ऋग्वेद बोला, ऋग्वेद क्या बोलते हैं आप, तो वो बोले भैया कि वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्, क्या बोला, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मनुष्य प्रचुर मात्रा में पेड़ लगाओ, ये हमें प्राणवायु देते हैं। चलो बढ़िया। फिर उसके बाद यजुर्वेद क्या बोलता है, यजुर्वेद बोलता है वृक्षात रक्षति रक्षितः, यानी कि अगर हम वृक्ष की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है, स्वयं वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इससे। अब आ जाते हैं अपन धर्म और पर्यावरण। भैया धर्म और पर्यावरण में किस तरीके से है, तो देखो धर्म अलग अलग हैं। जैसे हिंदू धर्म देख लो, हिंदू धर्म में आप देखोगे तो विभिन्न वृक्षों की पूजा होती है ना। तो पहला वृक्ष की पूजा, वृक्षों की पूजा होती है हिंदू धर्म में, होती कि नहीं होती है, वर्शिप ऑफ ट्रीज। देन वृक्ष में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है कि नहीं होती है, नीम की भी होती है ना। उसके अलावा नदियाँ पवित्र मानते हैं हमारे यहाँ पे, गंगा नदी, कुंभ का स्नान, है ना, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, है ना, नर्मदा, तो ये हो गई। उसके अलावा हम पर्वतों को भी महत्व देते हैं, हिमालय, है ना, महत्व देते हैं भैया, औषधि प्रदान करता है वो हमको। उसके अलावा पशु, है ना, पशु जैसे कि गाय हो गया, नाग हो गया, हाथी हो गया, इनको पवित्र मानते, आदि को पवित्र माना। ये तो हो गई हिंदू धर्म की बात। अच्छा, हिंदू धर्म के अलावा हमारे यहाँ पे कौन सा धर्म प्रचलित है, तो जैन धर्म प्रचलित है। जैन धर्म में क्या मानते हैं, जैन धर्म में तो इतनी कट्टर अहिंसा का पालन किया जाता है कि जीवों की रक्षा पर बल दिया जाता है, यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, और जीवों की रक्षा, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देते हैं कि नहीं देते हैं वो। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म देख लो, बौद्ध धर्म भी हमारे यहाँ पे था, प्राचीन काल में था कि नहीं था, उसमें भी वृक्षों की महत्ता को बताया था। अब आप ये मत बोलने लगना कि भैया मुस्लिम धर्म क्यों नहीं बता रहा, भाई प्राचीन काल की बात चल रही है, प्राचीन काल में यहाँ पे मुस्लिम धर्म नहीं था, है ना, ये आपको देखने को मिलता है ना। अगर आप सिख धर्म भी देखो तो उसमें भी आपको गुरु नानक देव ने प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की बात कही है, अगर लिख लो तो सिख धर्म में भी लिख लो। सिख धर्म में क्या देखने को मिला आपको, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन, यानी कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है, का संदेश। ये तो हो गया आपका ये। देन उसके बाद क्या आ जाते हैं अपन, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपके यहाँ पे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, बोलो हाँ, मनाए जाते हैं। पर्व और त्योहार के साथ पर्यावरण मनाएंगे, तो हम पर्व और त्योहार के साथ पर्यावरण को कैसे जोड़ रहे हैं, बहुत जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पर्व और त्योहार के साथ पर्यावरण को जोड़ना, कैसे जोड़ना है भैया, हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण परंपरा है कि नहीं है, वृक्षारोपण परंपरा है। कब है भैया, आपने बट सावित्री व्रत सुना होगा, बट सावित्री व्रत, बट सावित्री व्रत के टाइम पे आप जो है वृक्षारोपण करते हो कि नहीं करते हो। तुलसी विवाह सुना है, होता है कि नहीं होता है तुलसी विवाह। नाग पंचमी के टाइम पे भी वृक्ष लगाने की बात होती है आदि। इसके टाइम पे आप वृक्षारोपण परंपरा करते हो, यानी कि फॉरेस्टेशन करते हो आप, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है आप विभिन्न प्रकृति के जो घटक हैं, जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, इनके प्रति आप आभार प्रकट करते हो। कब प्रकट करते हो, मकर संक्रांति पे। लड्डू खाते हो कि नहीं खाते हो, तो लड्डू खा के खुद का पेट नहीं भरते, आभार भी प्रकट करते हैं, है ना। और छठ पूजा पे भी क्या करते हो, सूर्य और
जल के प्रति आभार प्रकट करते हो कि बहुत बहुत आभार, आप हमें क्या कर रहे हो भैया, हमें जीवन दे रहे हो। ये त्योहार हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा नाम का त्योहार सुना होगा आपने। ये भारतीय परंपरा है भैया, भारतीय परंपरा है, ये भारतीय कल्चर है ये। इसमें नदियों को पवित्रता को माना गया है, नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए। और आप कुंभ को जोड़ सकते हो, कुंभ में आपको नदियों की पवित्रता देखने को मिलेगी। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपने क्या देखा भैया, भारतीय ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथ और पर्यावरण। अच्छा, भारतीय ग्रंथ में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा देखने को मिलता है आपको? सबसे पहले महाभारत देखने को मिलता है, बोलो हाँ, ठीक है। अगर आपको महाभारत देखने को मिलता है तो महाभारत में आपको देखने को मिलेगा कि वृक्ष माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं। क्या देखने को मिलेगा कि वृक्ष माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं, माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा आपको, पुराण देखने को मिलेंगे। पुराण जैसे विष्णु पुराण, और कौन सा पुराण देखने को मिलेगा, वराह पुराण। विष्णु पुराण और वराह पुराण में क्या देखने को मिलेगा, पंचाम्रवाती नरकम न यति। अगर जो पंच तत्वों को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो नरक के द्वार खोल देगा, ठीक है। तो पुराणों में प्रकृति का महत्व बताया गया है, प्रकृति का महत्व बताया है। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बोलते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखो, नहीं तो प्रकृति जो है आपको नष्ट कर देगी। रामायण में जब राम भगवान वनवास को जाते हैं उस टाइम पे प्रकृति के महत्व को कितना समझाया है, संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। तो इस तरीके से आपको जो है प्राचीन काल में आपकी जो है पर्यावरण से आपकी देखने को मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल। छठ पूजा, हाँ, श्लोक और अर्थ दोनों एग्जाम में लिखेंगे। गुड क्वेश्चन वैष्णवी। अगर आपके पास स्पेस है तो आप अर्थ भी लिखेंगे, नहीं तो आप जो है श्लोक लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, या अर्थ लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। एक कोई चीज़ आप लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनमें से एक भी चीज़ कोई भी लिख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, और टेंशन मत लो, इतना स्पेस तो अपन निकाल ही लेंगे। इट डिपेंड ऑन स्पेस। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? एक बार मुझे बता दो, फिर अपन याद करते हैं इनको। लिख तो लिया अपन ने, अब इन्हें याद करते हैं। गंगा दशहरा वाली लाइन ये है कि गंगा दशहरा के टाइम पे क्या होता है, नदियों की पवित्रता बनाए रखने पर बल दिया जाता है। नीतीश, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने को रह गया है तो मैं PDF भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना, आप डरो नहीं। अच्छा, दिखा दें? अरे रुक तो जाओ, पहले याद कर लेते हैं। चलो चलो, आंखें बंद करो सभी लोग। हाँ, इंग्लिश में भी मिलेगा सुमित, वेट फॉर इंग्लिश, वी विल ट्रांसलेट इट टुडे एंड सेंड इट टू यू टुमारो, ओके। इंग्लिश का थोड़ा सा एक दिन लेट हो सकता है, पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी का सेम टाइम में हो जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, श्लोक देवनागरी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। कब बोल रहा हूं मैं गलत है? हाँ देखो, मनोज बोल रहे हैं रामायण में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। तो रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि ये 5 तत्व मिले तभी शरीर बना है ना। हाँ, इंग्लिश वाले में यही नोट्स भी भेज देंगे, टिकट देंगे। अब मेरी बात सुनो, अपन को याद करना है, इधर बतरान करने नहीं आए अपन। सबसे पहली बात, चलो मुझे बताओ कि हमने भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा में इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत डीप और बहुत व्यापक क्या है हमारे यहाँ पे अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद हमने बोला कि भैया हमने प्रकृति को पूजने माना है। फिर ऋग्वेद का एक वो था, क्या नाम था उसका, श्लोक था, क्या नाम था, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु, यानी कि क्या करते हैं भैया, जंगल क्या करते हैं, वनस्पति, पशु और पृथ्वी को शुद्ध करके उनका कल्याण करते हैं। बहुत बढ़िया।
है ना। हाँ, फिर उसके बाद हमने भारतीय संदर्भ में अवधारणाएं दो भागों में बांटी, कौन कौन सी, एंसेंट और मॉडर्न। अब एंसेंट अवधारणाओं में हमने देखा कि एंसेंट में हम वैदिक काल से उठाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वैदिक काल उठाया, तो वैदिक पीरियड एंड एनवायरमेंट, या फिर वेद उपनिषद एंड एनवायरमेंट। फिर इसके बाद वेदों से निकला धर्म, तो धर्म और पर्यावरण। धर्म से निकले त्योहार, तो त्योहार और पर्यावरण। त्योहार से निकले ग्रंथ, तो ग्रंथ और पर्यावरण। तो हमने कनेक्ट कर लिया, वेद से धर्म, धर्म से त्योहार, त्योहार से ग्रंथ। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स लाइन से याद हो गए हमको। पृथ्वी को पूजनीय बता दिया, मतलब उसको, है ना। तो सबसे पहले हो गया रिलीजन, फिर फेस्टिवल, फिर लिटरेचर, है ना। अब देन उसके बाद, हाँ, अमित चौहान, ये हिंदी और इंग्लिश की कंबाइन क्लास चल रही है, बीच में ना पूछें अभी। अब हमने वेदों और उपनिषदों में सबसे पहले वेदों में देखा, तो वेदों में सबसे पहले क्या देखने को मिला, पंचतत्व की महत्ता देखने को मिली, बोलो हाँ। ठीक है, कि भैया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पंचतत्व के रूप में सम्मान दिया गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या देखने को मिली, यजुर्वेद देखने को मिला, सॉरी, हमको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया देखने को मिला। फिर हमने ऋग्वेद को पकड़ा, बोले एक आध और श्लोक निकालो यार, ऋग्वेद में से एक से मजे नहीं आ रहा है। तो हमने एक और क्या देखा भैया, हमने एक और चीज देखी कि भैया उन्होंने वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्ध, मतलब ये कि मानव प्रचुर मात्रा में पेड़ लगाओ, ये हमें प्राणवायु देते हैं। अब इसको तो इंग्लिश में बोल ही सकते हो आप। फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या, मोनिका ये स्क्रीन दिख रही है यार, तुम ये देखो स्क्रीन है। फिर उसके बाद हमने क्या देख, आंखें बंद करके, इसलिए तो बोलता हूँ यार, आंखें बंद करके रिवाइज क्या करो, है ना। देन उसके बाद यजुर्वेद में हमने क्या बोला, वृक्षात रक्षति रक्षिता, क्या बोला, हाँ, हर्षराज बोल रहे हैं, बहुत सही। वन हु प्रोटेक्ट ट्रीज इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय ट्रीज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपन को जो है इंग्लिश भी पढ़ना है। अब धर्म और पर्यावरण में देखें, तो धर्म और पर्यावरण में हमने धर्म देखे भैया, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में तो कितनी पूजा होती है भैया, है ना। हिंदू धर्म में कितनी पूजा होती है, जैसे तुलसी, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों की पूजा होती है। नदियाँ जैसे गंगा, यमुना की, पहाड़ जैसे हिमालय, पशु जैसे गाय, नाग, हाथी, इनको पवित्र माना गया है ना। फिर उसके बाद जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा, जीवों की रक्षा पर बल दिया गया है ना। बौद्ध धर्म में वृक्षों की महत्व बताई गई है। सिख धर्म में भी प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन देखें पर्व और त्योहार में। अच्छा, त्योहार में अपन को एग्जाम्पल्स याद रखने, कौन सी, सबसे पहला अपन को याद रखना, वृक्षारोपण करेंगे अपन। त्योहार में क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, फिर हम आभार प्रकट करेंगे, फिर पवित्रता बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले वृक्षारोपण किया, वृक्षारोपण करने के बाद आभार, आप यहाँ पे आए, वृक्षारोपण किया, फिर उसके बाद हम जो है पवित्रता बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले वृक्षारोपण परंपरा है, नोट्स देखते चलो अपने। वृक्षारोपण परंपरा है, उसमें आप देखोगे कि भैया आप वट सावित्री व्रत रखते हो, तुलसी विवाह करते हो, नाग पंचमी मनाते हो, एग्जाम्पल्स लिख दिए। फिर उसके बाद मकर संक्रांति, मकर संक्रांति और छठ पूजा लिख दोगे आप इसमें मकर संक्रांति में सूर्य के प्रति और छठ पूजा के दिन जल के प्रति आभार व्यक्त करते हो। फिर गंगा दशहरा, नदियों की पवित्रता को बनाए रखने की बात करते हो आप उस टाइम पे। ये आपकी ट्रेडिशन है, ये आप ट्रेडिशन और कल्चर है आपका, यहीं से तो आप उठा रहे हो सारी चीज़ें पर्यावरण की, है ना। देन उसके बाद ग्रंथ आ गए आपके। अब ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, महाभारत। तो महाभारत में क्या बोला, वृक्ष माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। विष्णु पुराण, महापुराण में बताया गया, पंच आम्रवाती नरकम नयति, याद नहीं करना, लेकिन आपको ये याद करना है कि भैया पंच तत्वों की महत्ता को बताया, ठीक है। फिर आपको गीता और रामायण ये दोनों देखने को मिलती हैं। तो गीता में, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने पर बल देना है, और रामायण में वनवास के दौरान प्रकृति के महत्व को बताया गया, पंचतत्व को बताया गया है ना। तो ये हो गया। अथर्ववेद में अब देखो मनोज बोल रहे हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, पर इतने याद मत रखो, ये वाला लिख सकते हैं बिल्कुल मनोज के, रामचरितमानस में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा,
है ना, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो अगर आप लोगों को डालना है तो। बाकी प्राचीन अवधारणा में ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब प्राचीन अवधारणा में और क्या लिख सकते हैं कि भैया पृथ्वी को पूजनीय माना गया है ना, सभी जीव जंतुओं के प्रति आदर प्रकट करने की बात कही है। ये सारे पॉइंट्स आप जो है डाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई आपके जो है प्राचीन अवधारणा। अब आधुनिक अवधारणा पे आ जाएं क्या अपन। अच्छा टाइम हो गया, इट्स ऑल ओवर। थैंक यू, एक ही पेज पढ़ा, हालांकि मैं लिख के कम आपको उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मुझे सारे के सारे श्लोक जो आज अपन ने याद किए एक साथ लिख के बताओ जल्दी जल्दी। जो नए लोग हैं वो तो ज़रूर लिख के बताओ, और फिर उसके बाद 3 बार उनको बोलेंगे। लिख के बताओ। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको यहीं याद हो जाए सब कुछ, जाना ना पड़े कहीं, और नोट्स भी बढ़िया बन जाएं आपके। हाँ पहला याद किया अपन ने, अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। ओ धर्माद रक्षित रक्षिता मत करो यार, वृक्षाद रक्षति रक्षिता। अच्छा वो ऋग्वेद वाला कौन सा है, बहुत ज़्यादा उसमें हिंदी टाइपिंग नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश में मतलब भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वनस्पति वन आस्था पयाद्य तद्ध। और वो मनोज ने जो बताया था वो भी याद कर लेना है ना, वो भी लिख लेंगे अपन। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। चलो 3 बार इनको बोल लो सबको, फिर उसके बाद अपन एंड करते हैं। थोड़ा स्लो लग रहा होगा, अभी शुरुआत में आपकी वो रिदम बना दूं, उसके बाद आपकी बुलेट ट्रेन बना दूं। शुरुआत में थोड़ी ना 80 की स्पीड में भगा दूंगा, 20 की स्पीड से चलेंगे भी। बाकी याद हो जाएगा इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, लिखवाने की, नोट्स बनवाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, वह पेपर में लिख के आने की गारंटी मैं नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी जाऊंगा आपकी जगह पेपर देने। हाँ और खाली पेज में लिखो चाहे भरे पेज में, आपको लिखवा देंगे, आपको हर तरीके से तैयार कर देंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके। 5 मिनट बाद आपकी जो है सोशियोलॉजी की क्लास रहेगी अरिजीत सर की, इंग्लिश वालों के लिए, है ना। और हिंदी वाले जो हैं वो सोशियोलॉजी के नेक्स्ट 2 लेक्चर देखें। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा, ठीक है। अच्छा लगा? हाँ अलग से लिंक आएगी। कहाँ